नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल नेचुरल फार्मिंग विद अरविंद में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे अरविंद जी से कि प्राकृतिक खेती क्या होती है, इसके क्या-क्या लाभ हैं और वो इसे कैसे कर रहे हैं। सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। हमारा नाम अरविंद प्रताप सिंह परिहार है और हमारा ग्राम व पोस्ट ऑफिस सिरहौल, तहसील जसवंत नगर, जनपद इटावा, उत्तर प्रदेश है। हम लगभग 8 वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और बराबर इसका लाभ ले रहे हैं। तो आप ये बताइए कि जैसे जैविक खेती और ऑर्गेनिक फार्मिंग टाइप के काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आजकल प्रचलन में हैं, तो उनसे आपकी प्राकृतिक ज़ीरो बजट फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो कैसे अलग है? वैसे तो एक ही चीज़ है प्राकृतिक खेती और इसी को अलग अलग तरीक़ों से लोग कर रहे हैं। जैसे प्राकृतिक खेती है, ऋषि खेती है, परंपरागत खेती है और आपके जैविक खेती है। लेकिन जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में अंतर है। वो इस प्रकार से कि जो जैविक खेती है तो उसमें हम जैविक प्रकार से जो फल फूल पत्तियां हैं या गोबर है, सड़ा गला घास फूस है, इनसे खाद बनाते हैं। यानी कि बाहर से खरीद कर भी हम जैविक खेती में प्रयोग करते हैं खादों का, कीटनाशकों का, जो रासायनिक न हो के होते जैविक हैं, लेकिन फिर भी उनको हम खरीदते हैं बाहर से। लेकिन प्राकृतिक खेती में जो जीरो बजट खेती है तो उसमें हम बाहर की कोई भी वस्तु नहीं खरीदते हैं। हमें जो प्रकृति ने दिया है, पौधे और गाय जो है तो गाय के गोबर, गौमूत्र और प्राकृतिक जो भी संसाधन हैं उन्हीं के द्वारा हम जो खेती कर रहे हैं वो प्राकृतिक खेती है। तो इनमें देखा जाए तो काफ़ी अंतर है, क्योंकि प्राकृतिक खेती में हमें जो भी वस्तु चाहिए वो हम प्रकृति से ही लेते हैं, बाहर से नहीं खरीदते हैं मार्केट से। और जैविक खेती में हम प्रकृति से भी लेते हैं और रासायनिक तत्वों को छोड़ के बाकी मार्केट से खरीदते हैं, जो कि हमें थोड़ी महंगी पड़ती है जैविक खेती। और प्राकृतिक खेती को हम जीरो बजट इसलिए कहते हैं कि हमें कोई भी वस्तु बाहर से नहीं खरीदनी होती है, वो हमें प्रकृति से ही प्राप्त हो जाती है। अच्छा, तो अब आप हमें ये बताइए कि जैसे आपने बोला कि गाय की ज़रूरत होगी इस पद्धति के लिए, तो लगभग कितनी गायें कितनी ज़मीन के लिए पर्याप्त होंगी? प्राकृतिक खेती जो जीरो बजट गऊ आधारित खेती है, इसके लिए ज़्यादा गायों की आवश्यकता नहीं होती है। हम एक गाय के सहारे लगभग 100 से 150 बीघे ज़मीन, यानी कि 25 से 30 एकड़ खेती हम एक देसी गाय के सहारे कर सकते हैं। क्योंकि हमारी 1 एकड़ ज़मीन के लिए 10 किलो गोबर और 10 लीटर गौमूत्र की आवश्यकता पड़ती है, जो हमारी देसी गाय 24 घंटे में इतना दे देती है। और यदि हम काउंटिंग करें तो 1 महीने में 30 दिन होते हैं। जब हमें 1 एकड़ के लिए 1 दिन में प्राप्त होता है तो 30 दिन में हमें लगभग 30 एकड़ ज़मीन करने के लिए गाय से गोबर और गौमूत्र की प्राप्ति हो जाती है। तो हमें ज़्यादा गायों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि गाय के गोबर, मूत्र, इन सारी चीज़ों से आप क्या-क्या उत्पाद ऐसे बनाते हैं जो आप अपनी खेती किसानी में उनको प्रयोग करते हैं? प्राकृतिक खेती के लिए हम जो गऊ आधारित पद्धति है, इसमें गाय के गोबर, गौमूत्र, अपना दाल वाली फसलों का बेसन, गुड़ और जीवांश युक्त मिट्टी जंगल की, इसको एकत्र करके हम पहले भूमि शोधन के लिए घन जीवामृत बनाते हैं। उसके बाद बीज शोधन के लिए बीजामृत भी इसी से तैयार करते हैं और फिर हम फसल में खाद देने के लिए जीवामृत इसी से तैयार करते हैं। तो कुल मिला के ये है कि हम अपने देसी गाय से घन जीवामृत यानी भूमि शोधन, भूमि में बैक्टीरिया बढ़ाने के लिए बीज शोधन, फंगिसाइड वगैरह रासायनिक न इस्तेमाल करके
अपना प्राकृतिक ही करते हैं, और जो नाइट्रोजन वगैरह की आवश्यकता पौधों को पड़ती है फास्फोरस की, वो हम जीवामृत बना के उससे पौधों की पूर्ति करते हैं। और कीटनाशक के लिए हमारे पास में प्रकृति ने काफ़ी ऐसे पौधे दिए हैं जो कि हानि रहित भी हैं और कीटों को भगाने में सक्षम हैं, क्योंकि प्राकृतिक खेती का मतलब ही है कि हम किसी को हानि न पहुंचाते हुए सबको जियो और जीने दो की शिक्षा देते हुए उनको भगाते हैं दूर फसलों से, ना कि उन्हें मारते हैं। तो हम ऐसे पत्तों का प्रयोग करते हैं कीटनाशक बनाने में, जैसे नीम के पत्ते हैं, करंज के हैं, सफ़ेद अकोड़ा है, धतूरा है, जिनकी महक से और स्वाद से कीड़े हमारी फसलों से दूर चले जाते हैं, ना कि वो मरते हैं। तो हम ये गौ आधारित खेती में खाद भी अपनी खुद की बनाते हैं, और जो कीटनाशक हैं वो भी प्रकृति ने हमें जो संसाधन दिए हैं उन्हीं के द्वारा बना के और उनका हम प्रयोग करते हैं। तो आप मुख्यतः बागवानी करते हैं, तो एक चीज़ बताइए कि जो भी आपके ये प्राकृतिक उत्पाद तैयार होते हैं वो फसलों और बाग में दोनों में बराबर का आपको आउटपुट देते हैं या फिर कुछ अंतर होता है? ऐसा है कि बागवानी भी हम कर रहे हैं, मसाले और सब्जियों की भी फसलें ले रहे हैं, और अन्न का भी उत्पादन कर रहे हैं, खाद्यान्न का। तो इनमें जो रासायनिक तरीके से जो लोग कर रहे हैं उसमें और प्राकृतिक तरीके से जो हम आज कर रहे हैं उसमें काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि एक तो क्वालिटी हमें अच्छी मिलती है खाद्यान्न की और फलों की, सब्जियों की। दूसरी बात, वज़न में भी फ़र्क होता है, रासायनिक का वज़न कम होगा और प्राकृतिक का ज़्यादा होगा। चमक भी इसमें अच्छी होगी, खाने में इनमें मिठास होगा, प्राकृतिक जो भी चीज़ें हैं, और वो रासायनिक में नहीं होता है। और आउटपुट की रही बात, तो रासायनिक में आउटपुट जो पहले था उतना अब लोगों को नहीं मिल रहा है, और जो प्राकृतिक पे दोबारा आ रहे हैं उनको आउटपुट अच्छा मिल रहा है। और स्वास्थ्य के लिए ये प्राकृतिक उत्पाद जो हैं वो बेहतर हैं। एक चीज़ और जाननी ज़रूरी है कि जैसे रासायनिक खादों का, कीटनाशकों का उपयोग जब हम करते हैं तो हमें तुरंत ही उसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन माना यह जाता है कि प्राकृतिक उत्पादों से उतनी ज़्यादा जल्दी हमें प्रभाव नहीं मिलता। तो आप ये बताइए, आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका क्या अनुभव है इस बारे में? ऐसा है कि जो रासायनिक वस्तुओं का जो लोग प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें ये तो सच है कि जल्दी उसका जो है कि असर दिखाई देता है फसलों पर, लेकिन उससे हमारी मृदा का जो स्वास्थ्य है वो खराब हो चुका है, कीटों का प्रकोप ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन यदि हम प्राकृतिक खेती शुरू करते हैं तो पहली वर्ष हम मानते हैं कि हमें उतना लाभ नहीं हो पाता है जितना कि रासायनिक खादों को डालने से होता है। लेकिन यदि हम लगातार 2-3 फसलों को लगातार जब करते हैं और तरीके से भूमि शोधन, बीज शोधन और जीवामृत वगैरह डाल के जब हम अपनी फसलों को करते हैं तो 2 फसल के बाद में हमें रासायनिक और प्राकृतिक खेती में कोई विशेष फ़र्क नहीं लगता उत्पादन में, बल्कि 3 वर्ष के बाद रासायनिक खेती से ज़्यादा उत्पादन प्राकृतिक खेती के द्वारा हमें मिल जाता है, क्योंकि हमारी जो मृदा की संरचना खराब हो चुकी रासायनिक तत्व डाल के, तो उसको कंट्रोल करने में जो हमारे जीवाश्म मर चुके हैं भूमि के, तो उन्हें विकसित करने के लिए हमें थोड़ा समय तो चाहिए। और जब हम 1-2 वर्ष जब उसे जी कि भूमि में अपने सूक्ष्म जीवांश की मात्रा बढ़ा लेते हैं, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ा लेते हैं, तो उतनी ही जल्दी हमें अपनी जो है कि भरपूर फसल मिलने लगती है। तो आपके कहने का मतलब ये हुआ कि हमें जो रासायनिक खादें हैं उनसे शॉर्ट टर्म गेंस यानी कि थोड़े समय के लिए अधिक लाभ प्राप्त होता है, लेकिन जो प्राकृतिक खेती है वो लंबे अंतराल के लिए आपको बेनिफिट या लाभ देने के लिए है। हाँ, तो क्योंकि ऐसा होता है कि रासायनिक खाद ये थोड़े समय के लिए है, और प्राकृतिक खेती इसमें अगर एक बार भूमि में हमारे में
जीवांश की मात्रा पूर्ण हो चुकी है अगर, तो वो बैक्टीरिया हमारे लगातार काम करते रहे हैं, दिन प्रतिदिन करते रहते हैं, जिससे कि हमें भरपूर उत्पादन मिलता है और हमारे भूमि की जो संरचना है वो कभी खराब नहीं होगी और बराबर हमें लाभ मिलता रहेगा। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जैसे कई लोगों का मानना है कि अगर वो प्राकृतिक खेती करना दोबारा से शुरू करेंगे या फिर पहली बार ही करेंगे तो उनको वर्मी कंपोस्ट जैसी चीज़ों को बनाने की भी ज़रूरत होगी, जिसमें उनका अधिक खर्चा होगा और अधिक उनकी मेहनत भी लगेगी, टाइम भी लगेगा। तो क्या आप अपनी खेती के लिए वर्मी कंपोस्ट या किस तरह का मेथड यूज़ करते हैं खाद बनाने के लिए? इसमें ऐसा है कि ये आता है जैविक खेती के अंतर्गत, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट है या ये गन्ने की खोई की खाद है, समुद्र की काई से बनी हुई खादें हैं, जैविक हैं ये, और इनको खरीदने में या बनाने में समय भी लगता है। और प्राकृतिक खेती में केवल ये गाय के गोबर से, गौमूत्र से, बेसन, गुड़, इनसे हमें भूमि के अंदर बैक्टीरियों की संख्या बढ़ानी है। खेती बैक्टीरिया ही करते हैं, तो उन बैक्टीरियों की जब संख्या हमारी भूमि के अंदर, केंचुओं की संख्या जब बढ़ जाएगी, वर्मी कंपोस्ट हम दोनों में लेते हैं, प्राकृतिक में भी और जैविक में भी, लेकिन वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कोई ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, 45-50 दिन में ये भी तैयार हो जाती है और उसमें गाय का गोबर, खरपतवार, जो भी घास फूस है, इन सबको डाल के हम खाद बना लेते हैं। ये जैसे जो भी तरीके आप बता रहे हैं, इनमें काफ़ी लेबर का या मेहनत का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है मुझे। तो आप ये बताइए कि आप अकेले ही ये सारा काम करते हैं या आपको लगभग कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है ये सारा करने के लिए? इसमें वैसे मेहनत अगर देखा जाए तो फ़र्क ये है कि रासायनिक चीज़ बाज़ार से लाए और उसको एक लेबर ने 1-2 एकड़ में ये है कि डाल दिया, फुर्सत हो गई। लेकिन इसमें थोड़ा समय भी लगता है और लेबर भी ज़्यादा है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी लोग सोचते हैं, क्योंकि हम अगर जैसे कि अकेले करना चाहें तो इस समय हम 3 एकड़ में जैसे कर रहे हैं, हम अकेले ही संभाल रहे हैं। गाय का गोबर, गौमूत्र ये 200 लीटर के ड्रम में डाल दिया, एक दिन 4-5 दिन में हमारी खाद तैयार हो गई। उसको हमने पानी के सहारे बहा दिया या स्प्रे के द्वारा डाल दिया, तो इससे कोई वैसे लेबर का विशेष खर्च अलग से नहीं होता है। ये भ्रम है लोगों का सिर्फ। ठीक है, तो अब आप अंत में हमारे दर्शकों को ये बताइए कि प्राकृतिक खेती से आपको क्या क्या लाभ हुए और वैसे जनरली क्या क्या लाभ इससे और हो सकते हैं? ये है कि अभी जो रासायनिक खेती का दौर चल रहा है, इससे जो भी खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है उसमें इतनी जो है केमिकल की मात्रा पहुंच चुकी है कि भूमि का स्वास्थ्य खराब होने के साथ साथ पशुओं का, पक्षियों का और हम आप सबका स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पहले जो लोग 100 साल, 120 साल जीते थे, वो आज 60 साल पर आकर अटक चुके हैं। और अगर आज भी हम न प्राकृतिक खेती पर आए तो ये आप मान लीजिए कि निश्चित है कि धीरे धीरे मृत्यु दर संख्या ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो प्राकृतिक खेती करने से हमें ये लाभ हैं कि एक तो हमें शुद्ध भोजन की प्राप्ति होगी, और जब हम शुद्ध भोजन करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारे पशुओं का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पशु पक्षी जो विलुप्त होते चले जा रहे हैं, तो प्राकृतिक खेती करने से उनकी भी संख्या में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जब उन्हें ये कि खाने के लिए शुद्ध भोजन प्राप्त होगा तो उनकी जनरेशन बढ़ेगी। तो प्राकृतिक खेती से जो हमें उत्पादन प्राप्त होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हैं। साथ साथ प्राकृतिक वातावरण जो है, हम वायु को भी शुद्ध करते हैं इससे, क्योंकि जब हमारे पास में बाग बगीचे होंगे तो ऑक्सीजन का ज़्यादा उत्पादन होगा, तो वायुमंडल भी स्वच्छ रहेगा। पानी है अपना, पानी में जो प्रदूषण घुला हुआ है, जब हम कीटनाशकों का, रासायनिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारा वायु प्रदूषण के साथ साथ जल प्रदूषण भी खत्म होगा। और ज़्यादातर ये है कि हमें इससे लाभ ही हैं। जो रासायनिक खेती करने से आज तक जो हानि हुई है
उनका यदि हम सुधार करेंगे तो हमें प्राकृतिक खेती पर आना ही पड़ेगा। आज जो भाई प्राकृतिक खेती पर आ चुके हैं, उनके साथ साथ जो नहीं आए हैं, भविष्य में आज नहीं तो कल 10 वर्षों के अंदर सभी को प्राकृतिक खेती पर आना पड़ेगा, यदि वो भविष्य में अपना जीवन और वायुमंडल को बचाना चाहते हैं। तो अंत में बस एक सवाल और, जैसे कि कई सारे लोग जानना भी चाह रहे होंगे कि आप प्राकृतिक खेती करते हैं, तो इसमें जो पौधे की वैरायटी होती है वो आप हाइब्रिड या मतलब बिल्कुल ट्रेडिशनल वैरायटी यूज़ करते हैं, ये और बता दीजिए एक बार। ऐसा है कि प्राकृतिक खेती में हाइब्रिड वैरायटी का प्रयोग ना के बराबर करना चाहिए, क्योंकि हमें देसी बीज का ही प्रयोग करना चाहिए, जो कि दिन प्रतिदिन यानी हर वर्ष हम उन्हीं को अपने खेतों में बोते रहें। अगर हाइब्रिड को बोएंगे तो हाइब्रिड एक बार के बाद दोबारा वो उत्पादन नहीं देता है। लिहाजा हम सबसे ज़्यादा अपना देसी बीज, देसी पौधे और सारी चीज़ें अपनी जो प्रकृति ने दिया है पहले से ही, जो जिन्हें बिल्कुल देसी या शुद्ध कहते हैं, उन्हीं का प्रयोग करते हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।